नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से श, श, स व्यंजन किस प्रकार के हैं? आपके पास ऑप्शन है अंतस्थ व्यंजन, तालव्य व्यंजन, वत्सर्य व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोगों ने अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। श, श, स ऊष्म व्यंजन है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। हमारा अगला प्रश्न है, नीलगाय में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शन है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या अव्ययीभाव समास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है कि समास के कुल कितने भेद होते हैं। चलिए बताइए। बिल्कुल सही। समास के कुल कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए कि नीलगाय शब्द में कौन सा समास है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। जब हम नीलगाय शब्द का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? नीली है गाय जो। तो ठीक है, इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? आपके पास ऑप्शन है तद्भव, देशज, तत्सम या विदेशज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं वे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। वे कैसे शब्द कहलाते हैं वे? तो तत्सम शब्द। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, प का उच्चारण स्थान है। आपके पास ऑप्शन है कंठ, तालु, औष्ठ या दंत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प का उच्चारण स्थान बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। प का उच्चारण स्थान क्या है? तो औष्ठ है। हमारा अगला प्रश्न है, मैंने आम खाया है यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? आपके पास ऑप्शन है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मैंने आम खाया है यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? पहले आप मुझे बताइए कि काल कितने प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही, 3 प्रकार के। ठीक है। अब आपके पास ये एक वाक्य दिया गया है कि मैंने आम खाया है, किस काल को प्रदर्शित कर रहा है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। भूतकाल को प्रदर्शित कर रहा है ये वाक्य। हमने ये भी पढ़ा था कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। हो सकता है अगली बार प्रश्न ये पूछा जाए आपसे कि मैंने आम खाया है, भूतकाल का इसमें कौन सा भेद है। तो यह जो उदाहरण है यह आसन भूतकाल का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द यौगिक है? आपके पास ऑप्शन है लेखक, पुस्तक, विद्यालय या जल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा शब्द यौगिक है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। विद्यालय, विद्याधन, आलय जो है वो यौगिक शब्द है। विद्यालय यौगिक शब्द है। ठीक है, विद्याधन, आलय। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है। आपके पास ऑप्शन है 13, 24, 11 या 16। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। आपके पास ऑप्शन है नदी, दाल, परिवार या मानवता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है इसमें से।
चलिए सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि संज्ञा के कितने भेद पढ़े हैं हमने। बिल्कुल सही, संज्ञा के हमने कुल 5 भेद पढ़े हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण है इसमें से। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। दाल द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि नदी किसका उदाहरण है। बिल्कुल सही, नदी जातिवाचक का उदाहरण है, परिवार समूहवाचक का उदाहरण है और मानवता भाववाचक का उदाहरण है और दाल द्रव्यवाचक का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। आपके पास ऑप्शन है परमाणु, शरणार्थी, कारावास या तल्लीन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। किस शब्द में व्यंजन संधि है उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। तल्लीन शब्द जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा। तत् धन लीन। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है। तो ये व्यंजन संधि का है। बाकी जो ये तीनों उदाहरण है वो किस संधि के उदाहरण है बताइए। बिल्कुल सही, बाकी जो ये तीनों उदाहरण है वो दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है। आपके पास ऑप्शन है उल धन लंघन या उत धन लंघन या उल धन लंघन या उल धन घन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद बताना है आपको और साथ में आपने ये भी बताना है कि किस संधि का उदाहरण है ये। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उतधन लंघन। चलिए अब आप मुझे ये बताइए कि ये किस संधि का उदाहरण है। हो सकता है अगली बार आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि उल्लंघन शब्द में कौन सी संधि है, बताइए। बिल्कुल सही, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, लचकीला में प्रयुक्त प्रत्यय हैं। आपके पास ऑप्शन है ला, ईला, ईला या कीला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। लचकीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है उसका चयन करना है आपको। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्यय जो है वो शब्द के पहले जुड़ते हैं या शब्द के अंत में जुड़ते हैं। पहले आप मुझे ये बता दीजिए। बिल्कुल सही, प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो चलिए बताइए अब लचकीला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है इसमें। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। लचकीला शब्द में ईला प्रत्यय जुड़ा है। हमारा अगला प्रश्न है, लचक शब्द है और ईला इसमें जो है वो प्रत्यय लगा है। हमारा अगला प्रश्न है, घड़ों पानी पटना मुहावरे का अर्थ होगा। आपके पास ऑप्शन है अत्यंत संकुचित सोचना, पानी की कीमत समझना, कांपना या अत्यंत लज्जित होना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइए। सभी लोगों के उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर आने चाहिए। शाबाश, बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा अत्यंत लज्जित होना। हमारा अगला प्रश्न है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। आपके पास ऑप्शन है सर्वनाम, विशेष्य, विधेय या प्रविशेषण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं तो प्रविशेषण कहलाते हैं। अच्छा चलिए, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, और जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। बात क्लियर। ठीक है, देखो कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं।
अब हमारे से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। उसको हम कहेंगे प्रविशेषण। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं। जैसे मोहन अच्छा लड़का है। ठीक है, तो इसमें अच्छा क्या है? अच्छा जो आया शब्द वो है विशेषण। और अगर आपसे एक दूसरा वाक्य मैं बताती हूँ, दूसरा वाक्य बनता है हमारा, जैसे मोहन बहुत अच्छा लड़का है। अब जो इसमें बहुत और अच्छा, जो ये बहुत है वो अच्छे की भी विशेषता बता रहा है, तो क्या होगा? प्रविशेषण। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, आचार का विलोम शब्द है। आपके पास ऑप्शन है अनाचार, 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 अत्याचार या विचार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आचार शब्द का विलोम बताना है आपको, विलोम शब्द बताना है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। आचार का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनाचार होगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपके पास ऑप्शन है संन्यास, पूजनीय, सामुद्रिक या स्थायित्व। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। सामुद्रिक शब्द जो है वो सही है, बाकी ये तीनों शब्द जो है वो अशुद्ध हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि संन्यास कैसे लिखा जाता है। बताइए संन्यास शब्द कैसे लिखा जाता है? तो संन्यास शब्द ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बिंदु भी लगता है और आधा न भी लगता है। ठीक है, और पूजनीय शब्द कैसे लिखा जाता है? बताइए। पूजनीय शब्द लिखा जाता है पूज और नीय, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और स्थायित्व कैसे लिखा जाता है? स्थायित्व। ठीक है, कौन सी ई आएगी? तो छोटी ई आएगी इसमें, स्थायित्व। हमारा अगला प्रश्न है, जो कम खर्च करने वाला हो के लिए एक शब्द है। आपके पास ऑप्शन है अव्ययी, मितव्ययी, कृपण या इनमें से कोई नहीं। कम खर्च करने वालों के लिए क्या कहा जाता है? एक शब्द बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कम खर्च करने वाला उसको क्या कहा जाता है? तो मितव्ययी कहा जाता है। और जो फिजूल खर्च करता है उसको क्या कहा जाता है? उसको अपव्ययी कहा जाता है। यहाँ पे अप होगा, अपव्ययी कहा जाता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से उपसर्ग का प्रयोग किस विकल्प में है? आपके पास ऑप्शन है शीतल, शीशा, सीता या सीमा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपसर्ग का प्रयोग किस विकल्प में है? चलिए पहले आप मुझे ये बताइए कि उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले जोड़ता है या शब्द के बाद में जोड़ता है? बिल्कुल सही। उपसर्ग जो है वो मूल शब्द के पहले जोड़ता है। ठीक है। चलिए अब बताइए आप मुझे कि कौन सा विकल्प है जो जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 में। शीतल में जो है वो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कौन सा उपसर्ग है इसमें? तो शी उपसर्ग है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिमाणवाचक का विशेषण है? सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है? आपके पास ऑप्शन है सुंदर, चालाक, आठ या जयादा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। जयादा शब्द जो है वो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, सरोज शब्द में कौन सी संधि है? आपके पास ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि या विसर्ग संधि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सरोज शब्द में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। सरोज शब्द में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। संधि विच्छेद क्या होगा? सरह धन ज। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है,
हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? आपके पास ऑप्शन है कर्म कारक, कर्ण कारक, आपादान कारक या संबंध कारक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को भी शेयर कर दो। और जो साथी पहले बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर देना और नोटिफिकेशन जो ऑल है उसको क्लिक कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? हिमालय से गंगा निकलती है, ये आपके पास वाक्य है। आपको बताना है कि जो इसमें से शब्द का यूज हुआ है, से किस कारक की विभक्ति है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, आपादान कारक है इसमें, ठीक है। आपादान कारक है, ठीक है। इस वाक्य में जो है से हिमालय से गंगा को अलग होने की घटना को दर्शाता है। तो इसी तरह से जब भी किसी वाक्य में से आता है और वह एक दूसरे से अलग होने को दर्शाता है तो वहाँ पे आपादान कारक होता है। आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि हिंदी में कारक की संख्या कितनी मानी जाती है, ठीक है। हिंदी में कितने कारक हैं? सभी लोगों का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आना चाहिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद।